हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज मैं आप लोगों को न्यूटन के गति का नियम के बारे में समझाऊंगा। चलिए अब हम लोग प्रथम नियम की बात करते हैं। देखिए, न्यूटन ने बताया था, ये हमारे सामने एक वस्तु है, ठीक है, और यह विराम अवस्था में है, यानी कि यह रेस्ट में है, विराम अवस्था है इसकी। अब उन्होंने कहा कि कोई वस्तु जो विराम अवस्था में है वो अपने आप अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा। तो हाँ जी, ये बात सही है कि यह विराम अवस्था में है और ये विराम अवस्था में ही कंटिन्यू करेगा, लेकिन जैसे ही हम इस पर बाहरी बल लगाएंगे तो इसकी विराम अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने इस नियम में यह भी बात बताया कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान अवस्था में है, यानी किसी वस्तु का वेग, ठीक है, एक समान वेग से गतिमान अवस्था में है, यानी कि उसका वेग जो है वो नियतांक है, तो उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि आप उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे। तो सही बात है जी, इसके वेग में अपने आप परिवर्तन नहीं होगा जब तक आप इस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे आप यहां पर देखिए, खोजू को लेकिन इससे प्रॉब्लम हो जा रहा है। खोजू ये सोच रहा है कि देखिए हमारे सामने एक बॉल है और बॉल को खोजू ने फोर्स लगा दिया, ठीक है, जिससे बॉल का वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। परेशानी क्या हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि खोजू ये देख रहा है कि इसकी बॉल की गति घटते चली जा रही है और घटते घटते इसकी बॉल की गति 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब खोजू कह रहा है कि सर, इस पर तो कोई बल हमने लगाया ही नहीं, ठीक है, यहां से ए से बी तक इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसके वेग में तो परिवर्तन हो रहा है। न्यूटन ने तो ये कहा था कि यदि बल नहीं लगेगा तो वो एक समान गतिमान वेग जो है, एक समान वेग से गतिमान है तो उसी वेग से जाएगा। तो क्या, तो इसका वेग में परिवर्तन क्यों हो गया? तो हम बताएंगे। देखो खोजू, यहां पर इस बॉल पर एक बल लग रहा है, जिस बल को हम लोग कहेंगे घर्षण बल कहेंगे, और उसी घर्षण बल के लगने के कारण इसका वेग में परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ गया। यदि ये घर्षण बल नहीं रहता तो इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि बल ही वो कारक है जो वस्तु के वेग में परिवर्तन करता है। ठीक है, यदि बल नहीं लगेगा तो वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहां पर यदि हम एक ऐसा सरफेस ले जो फ्रिक्शन लेस हो, मतलब जिसमें कोई घर्षण बल नहीं लगेगा, तो क्या वो 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहा है आगे की तरफ, तो क्या उसका वेग जो है एक समान वेग में परिवर्तन होगा क्या? तो जवाब होगा नहीं, उसके एक समान वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग न्यूटन ने जो कहा था उसको हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कोई भी वस्तु, कोई भी कोई भी वस्तु वस्तु अपनी अपनी विराम अवस्था विराम अवस्था अवस्था विराम अवस्था या एक समान एक समान एक समान वेग वेग की गतिमान अवस्था गतिमान अवस्था 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 में स्वयं
स्वयं या स्वतः स्वतः परिवर्तन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। समझ में आ गया? यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ठीक है, परिवर्तन तब संभव है जब बाहरी बल लगे। परिवर्तन परिवर्तन तब संभव है, तब संभव है, कब संभव है जी? जब जब बाहरी बल लगे, बल लगे। ठीक है, तभी परिवर्तन संभव है। ये हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो गया। अब आइए, अब हम लोग न्यूटन के गति का दूसरा नियम पढ़ते हैं। ठीक है, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, ये दूसरा नियम है या सेकेंड लॉ, जो भी आप इसको बोलना चाहते हैं, द्वितीय नियम। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसमें न्यूटन ने बताया कि ये हमारे सामने एक वस्तु है। ठीक, वस्तु है। अब देखिए, वस्तु का कुछ द्रव्यमान है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान जो है वो स्मॉल m है। न्यूटन ने क्या नोटिस किया कि वस्तु पर यदि हम लोग बल लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो जितना ज्यादा बल लगाएंगे, ठीक है, तो बल लगाने से क्या होगा? वस्तु का वेग में परिवर्तन होगा। हमने समझा ही है कि बल लगेगा तो वस्तु के वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा, क्योंकि बल ही वो कारक है जो वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन हो रहा है वस्तु के वेग में। ठीक है, अब बल यदि ज्यादा होगा तो परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो तेजी से होगा। तेजी से उसका वेलोसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बल धीरे लगेगा तो वेलोसिटी होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। परिवर्तन तो होगा, बल कम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वेग में परिवर्तन होगा। बल ज्यादा लगेगा तो तेजी से वेग में परिवर्तन होगा। तो न्यूटन ने सोचा कि एक चीज हम लोग देखते हैं कि पहला बात उन्होंने देखा दूसरा नियम में, बल 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 जब किसी वस्तु पर, बल जब किसी वस्तु पर लगता है तब वह उस वस्तु के त्वरण के समानुपाती वस्तु के त्वरण के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारा बल है और वह त्वरण के समानुपाती है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जो बात उन्होंने ये बात बताया दूसरे नियम में, वो ये बताया कि बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होगा। बल वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m। वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होगा, ठीक है, समानुपाती होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हमारा हो गया, बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होगा, यानी कि हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा प्रथम हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, अब दोनों को हम लोग एक साथ लिख देते हैं।
तो दोनों को एक साथ यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, एम गुने ए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एम ए। ये हमारा हो जाएगा के एम ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए बराबर के एम है, तो के का यदि मान, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत को माप सकते हैं। ठीक है, तुरंत हम लोग माप सकते हैं। हम लोग किसी वस्तु के द्रव्यमान को भी माप सकते हैं, तुरंत क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो हम लोग जब वेग को डेल्टा वी को माप सकते हैं, जैसे मान लेते हैं स्पीडोमीटर है, तो हम लोग वेग को माप सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन वेग, वेग में परिवर्तन को भी माप सकते हैं। ठीक है, समय को भी माप सकते हैं, तो इससे हमारा त्वरण मापा जाएगा। तो त्वरण हम माप दिए, द्रव्यमान तो हम लोग जानते हैं 10 किलो है, 50 किलो है, 100 किलो, द्रव्यमान भी हम लोग माप सकते हैं। और बल के लिए भी बहुत सारे ऐसे मशीन है जो बल को भी माप सकते हैं। ठीक है, समझ में आ जी, बल भी मापा जाएगा। तो बल भी हम तीनों चीजें हम लोग माप लिए, तो फिर हमारा आएगा के। ठीक है, तो के का मान जानते हैं कितना आता है, के का मान आता है 1, और बल का जो सूत्र हो जाता है, बल बराबर कितना हो जाता है, एम गुने ए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात और समझिए, बल बराबर क्या होता है, एम गुने ए, ये आपको पता है। क्या हम लोग ए को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमको पता है भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी, ये होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो हम लोग v माइनस यू बराबर ए टी भी लिख सकते हैं, और t यानी और a बराबर क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बटा t। ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, m गुने v माइनस यू बटे t लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं त्वरण है। ठीक है, समझ में, त्वरण है। अब आप एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, m गुने v घटाओ m गुने u बटे t, इसको आप लिख सकते हैं। ये क्या है, m गुने v, ये क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, अंतिम वेग। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल अंतिम संवेग, ये अंतिम संवेग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने आरंभिक वेग, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा समय। ठीक है, यदि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में ये गया तो कुछ समय इसने लिया, ये हमारा हो गया समय। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो हम लोग ये किसके बराबर है, बल के बराबर है, बल के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी, डेल्टा पी बटे ये क्या हो जाएगा, समय में परिवर्तन, यानी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बल है वो बल हो जाता है कैसा, ये बल हो जाता है हमारा एवरेज, क्या होता है हमारा एवरेज। ठीक है, एवरेज बल क्या होता है, डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। ठीक है, समझ में आ गई। यदि यदि हमसे कोई बोलेगा ये हमारा औसत जो है वो बल हो जाता है, औसत बल, समझ में आ गई, औसत बल हो जाएगा। यदि कोई तात्कालिक बल के बारे में बात करेगा तो तात्कालिक जो बल होता है वो हो जाता है dp बटा dt, क्योंकि यहाँ पर एवरेज बल हमको मालूम है। ठीक है, एवरेज बल हमको मालूम है, डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, जितना भी आप तात्कालिक देखिएगा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इंस्टेंटेनियस, जिसको कहेंगे तत्कालिक, तत्कालिक बल। जितना भी तत्कालिक चीजें आप देखिएगा ना तो वो आपको अवकलन के फॉर्म में होगा। ठीक है, और जितना भी एवरेज औसत बल देखिएगा, चाहे औसत वेग देखिएगा, चाहे औसत त्वरण होगा, तो वहां पर डेल्टा का फॉर्म यूज होगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर तात्कालिक जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, dp बटा dt हो जाएगा, यही हमारा तात्कालिक बल, और ये हमारा औसत बल हो गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं।
देखिए ये जी हमारे हैं कौन, न्यूटन, बेचारे हो गए हैं मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों के सामने प्रश्न आएंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएंगे। पहला प्रश्न आप देखिए, एफ बराबर दिया हुआ है हम लोगों को 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 30 के कैप, ये हमारा बल दिया गया है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, स्मॉल एम, वो दिया गया है 10 केजी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु का त्वरण x एक्सिस के लॉन्ग, वस्तु का त्वरण किसके लॉन्ग, त्वरण x अक्ष के तरफ, x अक्ष की ओर कितना हो जाएगा वस्तु का त्वरण x अक्ष की ओर। तो सबसे पहले देखिए x अक्ष की ओर बल कितना लगा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x अक्ष की तरफ बल कितना लगा है, 10 न्यूटन। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिमाण कितना बल का हो जाएगा, 10 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गई। तो हम लोग जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, मास गुने त्वरण। तो बल की जगह पर क्या हो जाएगा 10, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 10, त्वरण हमें नहीं मालूम है, तो त्वरण हमें नहीं मालूम है, तो त्वरण हमारा कितना हो जाएगा 10/10। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यही हमारा त्वरण होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि वही पूछेगा कि त्वरण हमें y अक्ष की तरफ निकालना है, तो y अक्ष की तरफ बल कितना है 20। ठीक है, मास कितना है 10 ही रहेगा, एक्सेलरेशन कितना ay मान लेते हैं, ये कट जाएगा, तो त्वरण जो होगा वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यदि हमें कहेगा कि z अक्ष की तरफ त्वरण निकालिए, तो z अक्ष की तरफ बल कितना लगा है 30, मास कितना है, तो बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 10 गुने त्वरण, त्वरण कितना है az, कट जाएगा, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, तो ये हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, यूनिट आप लोग दे देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये समझ लिया। फिर दूसरा कोई प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहां पर वस्तु का द्रव्यमान जो है, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान m आपका 20 केजी है। ठीक है, 20 केजी है। वस्तु का प्रारंभिक वेग, यानी कि वस्तु का जो u है वो हमारा है 10 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु का अंतिम वेग जो है वो है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, समझ में आ गई। वस्तु पर जो बल है वो है हमारा 10 न्यूटन। ठीक है, तो समय निकालना है, क्या निकालना हम लोगों को, समय निकालना है, इससे कितने समय में इसका वेग जो है वो यहाँ से यहाँ हो। तो हम लोगों को पता है, हमको क्या पता है, एफ पता है, एम यू भी। ठीक है, समझ में, हम लोगों को टाइम निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए। ठीक है, क्योंकि एफ है तो हम लोगों को फॉर्मूले में उसे इन्वॉल्व करना होगा। एम भी है तो एम को हम परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को हमको परिवर्तन करना होगा, किसके रेस्पेक्ट में, वी यू और टी के रेस्पेक्ट में। तो हमें पता है एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बटे टी होता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो एफ के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं एम गुने वी माइनस यू बटे टी, ये हमारा एफ हो जाएगा। तो एफ की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। एम की जगह पर देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 20, यहाँ पर हम लोगों ने 20 रख दिया। भी कितना है जी हमारे पास, भी है हमारा 20, तो 20 रख दिया। ठीक है, और माइनस यू कितना है, यू है हमारा 10 बटा टी। इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 2 गुने 10 सेकेंड, यानी कि एक कितने सेकंड में हो जाएगा, 20 सेकंड में हो गया।
समझ में आ गई? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये 20 सेकंड में ऐसा कार्यों को हम लोग कर सकते हैं, मतलब इसका वेग जो है 10 से 20 हुआ है। अब यदि कोई पूछेगा कि इसका त्वरण निकालिए, तो त्वरण बराबर क्या होता है, यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा। अब ए को हम लोग निकालते हैं तो हमें पता है फोर्स बराबर क्या होता है, एम गुने ए। तो फोर्स हमको दिया कितना, 10 न्यूटन, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 10। एम कितना है, एम दिया हमारा 20 kg, तो 20 लिख दिया। त्वरण हमको नहीं मालूम है, इससे इसको कटाया तो ये 2 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 1/2 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे हमारा P दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है 2t कैप प्लस 4 कैप 4t स्क्वायर जे कैप, ठीक है समझ में आ गई, प्लस 8k कैप, ठीक है समझ में आ गई। अब क्वेश्चन बोलेगा कि t बराबर 2 सेकेंड पर बल कितना होगा, F बराबर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम इसमें एक ही दिया हुआ है, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, तात्कालिक बल की बात कर रहा है। तात्कालिक बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर क्या होता है, dp/dt, यही तात्कालिक बल का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसमें t का घात कितना है, 1 है, अवकलन करेंगे तो इसको इससे गुना किया तो 2 गुने 1 हो गया और t का घात 1 कम हो जाएगा, यानी कि 0 आई कैप हो गया। यहाँ पर 4t स्क्वायर जे कैप है, तो क्या करेंगे, इसको घात को इससे गुना करेंगे, 2 गुने 4 यानी कि 8, t का घात कितना हो जाएगा 1 जे कैप हो गया, ठीक समझ में। और यहाँ पर क्या, यह एक नियतांक है तो इसका यदि हम अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बल जो होगा वो बल कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 8t जे कैप प्लस 0 के कैप, ये हमारा बल आ जाएगा। हमें बल कितने सेकंड पर निकालना है, 2 सेकंड पर निकालना है। तो 2 सेकंड पर यदि हम लोगों को बल निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर टाइम जब 2 सेकंड रखेंगे एट t बराबर 2 सेकंड, तो 2 सेकंड रखेंगे तो ये 2i कैप है, तो इसमें समय से कोई लेना देना है नहीं, प्लस इसमें 2 रखेंगे तो 8 दूना 16, 8 में 2 से गुना कर देंगे, टाइम की जगह पर 2 रख दिया तो 16 जे कैप प्लस 0। समझ में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जेड अक्ष है, जेड अक्ष की तरफ जो हमारा संवेग है वो क्या है, नियतांक है, इसीलिए जेड अक्ष की तरफ कोई भी त्वरण नहीं हुआ, कोई भी त्वरण नहीं हुआ, कोई भी बल नहीं लगा, ठीक है समझ में आ जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, वहां पर बल जो है वो एक नियतांक है जो कि 2i कैप के बराबर है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो y अक्ष है उसके तरफ जो बल है वो क्या है, समय पर निर्भर कर रहा है, 8t के समय पर निर्भर कर रहा है, ठीक है समझ में आ गई। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी। तो कुछ इसी प्रकार से आपके सामने जो है वो प्रश्न जो है वो दिए हुए रहेंगे। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न, एक और एक टाइप ग्राफिकल प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर वस्तु का बल है और वस्तु का ये एक्सेलरेशन है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, इसका हमें ये दिया है हमारा 10 न्यूटन और ये दिया हुआ हमारा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले बिंदु पर देखिए, इस वाले बिंदु पर बल कितना है 10, ठीक है, F बराबर कितना हो गया 10 इस वाले बिंदु पर, और इस वाले बिंदु पर एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, एक्सेलरेशन है हमारा 2, ठीक है, यहाँ से यहाँ 2, ठीक, एक्सेलरेशन हो गया 2 और बल हो गया 10, ठीक, एक्सेलरेशन हो गया हमारा 2, ठीक है। तो हमारा द्रव्यमान कितना हो गया, F बराबर क्या हो जाता है, मास गुने एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मास बराबर कितना हो जाएगा, F बटे A हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर मास बराबर कितना हो जाएगा, F हो गया 10, 10 बटे 2, ठीक है समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, यूनिट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मास कितना हो गया, 5 kg के बराबर हो गया, ठीक है। बल में और त्वरण में क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं तो जो ग्राफ बन जाएगा वो सरल रेखा हो जाएगी, ठीक, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो दिक्कत की बात नहीं है। तो यही प्रश्न आपसे
पूछे जाएंगे। चलिए आइए हम लोग पहले इसे मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूटन के गति का तीसरा नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड लॉ। ठीक है, ये थर्ड लॉ हो गया। तो इसको समझिए, इसमें क्या है। एक बार क्या हुआ, ठीक है, कि न्यूटन साहब जो थे, मतलब न्यूटन साहब या हम अपने खोजू को ले लेते हैं, खोजू है। ठीक, अब खोजू ने क्या किया कि किसी को एक थप्पड़ लगा दिया। समझ में आ गया, तो सामने वाला भी उस पर एक थप्पड़ बराबर का था, एक थप्पड़ खींच दिया। खोजू ने किसी को गरिया दिया, तो सामने वाले ने भी खोजू को गरिया दिया। तो खोजू कह रहा है, सोच रहा है कि जो हम क्रिया कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। जो क्रिया हम कर रहे हैं उसकी क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है। ये खोजू के दिमाग में बात जो है वो फिक्स हो गया, बैठ गया कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, समझ में आना। तो ये बात आपको ध्यान समझना होगा। यदि मैं इस वाल को आगे की तरफ पुश कर रहा हूं, ढकेल रहा हूं कि ये आगे बढ़ जाए वाल, तो ये वाल जो है मुझे पीछे की तरफ ढकेल रहा है। ठीक है, मतलब मैंने बल लगाया आगे की तरफ, ठीक है, इस दिशा में, लेकिन वाल ने मुझ पर किधर बल लगा दिया, पीछे की तरफ, इस दिशा में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किया क्रिया। ठीक है, समझ में आया जी। और मुझे क्या मिला, वाल ने मेरे ऊपर क्या कर दिया, प्रतिक्रिया। ठीक, समझ में। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। प्रत्येक क्रिया का बराबर और विपरीत दिशा में। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हमने 10 न्यूटन का बल आगे लगा दिया तो हमें 10 न्यूटन का बल पीछे लगेगा। ठीक है, यानी क्रिया का, प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बराबर भी होता है, ठीक है, और विपरीत प्रतिक्रिया भी होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, प्रत्येक 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 ठीक है, प्रत्येक क्रिया की प्रत्येक क्रिया की एक बराबर या प्रत्येक क्रिया की एक बराबर तथा विपरीत दिशा में, तथा विपरीत विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है, दोनों वस्तु एक दूसरे के साथ टकराएंगे। ठीक, टकराएंगे। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। तो जब ये दोनों वस्तु आपस में टकरा रहे होंगे तो वस्तु बी पर बल लग रहा होगा, एफ बी।
वस्तु ए पर भी बल लग रहा होगा, एफ ए। समझ में आना? आप देख सकते हैं इसको यदि हम लोग कहेंगे क्रिया, ठीक है, क्रिया, तो ये क्या है, एफ ए क्या है, प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया, ठीक है। अब देखेंगे कि यदि एफ बी का जो परिमाण है वो 10 न्यूटन है, तो एफ ए का भी परिमाण 10 ही न्यूटन होगा। दोनों का परिमाण जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गई? क्रिया का एक बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, समझ में आ गई? तो दोनों का परिमाण जो है वो बराबर है। दोनों का जब दिशा आप देखेंगे तो बिल्कुल भी क्या है, वो विपरीत है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये हो गया क्रिया और ये हो गया हमारा प्रतिक्रिया। अब आप देख सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तुओं पर लगी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया, यहां से हम लोगों को देखने को मिला क्रिया और प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, दो अलग अलग वस्तुओं पर, दो अलग अलग वस्तुओं पर है। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं पर है, वस्तु पर है। समझ में आ गया? वस्तु पर है। यदि यह एक वस्तु पर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो यदि मान लेते हैं वस्तु एक ही है और इसी पर क्रिया हो जाए और इसी पर प्रतिक्रिया हो जाए, तो वस्तु का जो त्वरण होगा, वस्तु पर जो परिणामी बल होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी वस्तु का कोई त्वरण उत्पन्न होगा ही नहीं। ठीक, समझ में? कभी होगा ही नहीं। तो कभी भी एक ही वस्तु पर लगेगा तो किसी का कोई त्वरण नहीं उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लगती है, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकती है। समझ में आ? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि क्रिया भी उतनी प्रतिक्रिया भी उतनी, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और त्वरण भी शून्य हो जाएगा। तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लगती है, तो इसलिए आप कैसे दोनों को कैंसिल कर सकते हैं? समझ में आ? वो दोनों को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसका कुछ मान होगा, एफ बराबर, इस पर बल कितना लग रहा है, एफ। अब किसी, समझ में आ गया? यहाँ पर एक वस्तु पर लगेगा तब ना दोनों कैंसिल करेंगे, अलग अलग वस्तु पर लगेगा तो कैसे कैंसिल कर देंगे? मान लेते इसका मास है एम ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते 10 बराबर इसका मास हो गया एम ए गुने ए, मास गुने त्वरण। इस पर भी बल कितना लगा, 10। यहां पर मास इससे कितना हो गया, एम बी, द्रव्यमान हो गया एम बी गुने ए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का त्वरण होगा। इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, दोनों का त्वरण होगा। आइए अब हम लोग दूसरी चीजों को समझते हैं। दूसरा बात ये कि क्रिया और प्रतिक्रिया तो लगेगा, दोनों का जो नेचर होगा ना, दोनों बलों का जो स्वभाव होगा वो समान होगा। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारा एक वस्तु है। अब इस वस्तु पर आप एक बात देखिए, इस वस्तु पर बल लगेगा सबसे पहले वेट के बराबर। ठीक है, तो वेट के बराबर इस वस्तु पर क्या लग गया, बल लग गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। और यहां पर एक दूसरा बल लगेगा इस वस्तु पर, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, धरती के ऊपर रखा हुआ है, तो दूसरा बल लगेगा, वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, समझ में? नॉर्मल फोर्स लगेगा, दो बल लगा हुआ है। तो क्या इसको हम कह सकते हैं दोनों का परिमाण भी बराबर है, एन बराबर एम जी के बराबर होगा? तभी नहीं है, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण इसके वेट, उसके वजन के बराबर, ये जो ग्राउंड है उसके ऊपर ये एन लगा रहा है। तो क्या इसको हम क्रिया कह सकते हैं क्या, ये क्रिया है क्या, और ये प्रतिक्रिया है क्या? तो जवाब है नहीं। प्रतिक्रिया है क्या? जवाब हम कहेंगे कि नहीं। अब आप पूछेंगे कि क्यों सर ये क्रिया प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? तो हम कहेंगे देखिए ये कैसा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये कैसा है, कंटेक्ट, संपर्क के कारण उत्पन्न हुआ बल है। ठीक, समझ में आ जी? ये इन क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि दोनों वस्तु संपर्क में है। ठीक है, तो ये संपर्क बल है। और ये क्या है, असंपर्क बल है। ठीक है, दोनों का नेचर एक समान नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है और ये कंटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, भले ही इनकी दिशा विपरीत भी है और परिमाण दोनों का बराबर भी है।
लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक्चुअल में हो ये रहा है कि यहाँ पर हमारे सामने ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पर वस्तु लगा रखा गया है, ठीक है, समझ में आया जी। तो हो क्या रहा है कि अर्थ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ है, तो ये अर्थ इस वस्तु पर क्या लगेगा? बल लगाएगा, और वो बल कितना होगा? mg, ठीक है, mg। तो उल्टे में ये अर्थ को ऊपर की तरफ बल लगाएगा, ठीक है। ये वस्तु, इस अर्थ ने क्या किया, इस छोटे से वस्तु पर नीचे की तरफ बल लगाया, तो इसकी प्रतिक्रिया भी ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ करेगा। परिमाण उसी फोर्स से वो अर्थ को, पृथ्वी को ऊपर की तरफ खींचेगा। समझ में आ गया? उसी फोर्स से पृथ्वी को ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है। दोनों का परिमाण समान हो गया, दोनों गुरुत्वाकर्षण बल हो गए, दोनों का नेचर भी समान हो गया, स्वभाव समान हो गया। तो हाँ, अब यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही, ठीक है। यदि हम लोग बात केवल नॉर्मल रिएक्शन की करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ग्राउंड है, तो ग्राउंड क्या कर रहा है? ग्राउंड जो है, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान समझना होगा, ग्राउंड जो है इसके ऊपर एक बल लगा रहा है, तो यह एक वस्तु होगी। और यहाँ पर एक बात और है कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्या एक ही वस्तु पर हो सकती है क्या? नहीं, इसीलिए n और mg तो एक ही वस्तु पर लग रहा है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यह वस्तु है, ये अर्थ है, तो ये इसको हम लोग कहेंगे क्रिया, तब इसको प्रतिक्रिया कहेंगे, तो सही है, दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लग रहा है। यहाँ पर दूसरा देखेंगे, ग्राउंड है, तो ग्राउंड ने इस पर क्या लगाया? नॉर्मल रिएक्शन। बदले में इसने ग्राउंड पर भी क्या लगा दिया? नॉर्मल रिएक्शन। धरती पर इसने, वस्तु ने धरती पर n लगा दिया। अब ये कहेंगे कि हाँ, इस वस्तु पर लगा n है और ये ग्राउंड पर लगा हुआ n है। अब ये n और n क्या है? समान स्वभाव वाले बल हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, ये एक्शन क्रिया और ये प्रतिक्रिया हो सकती है। ये बात आपको ध्यान से समझना है, ये बात बड़ी आराम से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझना होगा। यहाँ पर एक वस्तु ऐसे है और एक वस्तु ऐसे है, इसने कितना बल लगा दिया? इसने 100 न्यूटन का बल लगा दिया, ठीक है। ये A है और ये B है, तो B वस्तु पर कितना बल लगेगा? ठीक है, तो B वस्तु पर, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो इस दिशा में बल लगेगा, और वो उसका परिमाण कितना होगा? उसका परिमाण होगा 100 न्यूटन के बराबर ही होगा। समझ में आ गया? तो ये बात आप भलीभांति पूर्वक देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही न्यूटन का तीसरा नियम होता है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना ही।